फिल्म का आगाज 1943 में तिब्बत के एक बुलंद प्लेटो पर होता है, जहां एक राहिब जिसका नाम चान है अपने उस्ताद के साथ शिद्दत भरी लड़ाई में मसरूफ है। आखिरकार चान फतेह हासिल कर लेता है, जो इस बात का सबूत है कि वह एक असल उस्ताद बनने के काबिल है। उस्ताद ऐलान करता है कि चान ने वह तमाम पेशागोइयां पूरी कर दी हैं जो उसे चुना हुआ जान नशीन साबित करती हैं। चान को एक मुकद्दस स्क्रॉल की हिफाजत का जिम्मा दिया जाता है, जो ऐसे इल्म पर मबनी है जो हर उस शख्स को ताकत, जवानी और हर किस्म के नुकसान से महफूज रहने की सलाहियत अता करता है जो इसे पढ़ता है। 6 दस्तकों तक यह उस्ताद इस मोहतरम स्क्रॉल की हिफाजत करता रहा, जब तक कि उसे एक लायक जान नशीन न मिल गया। चान अपनी जिम्मेदारी चान को सौंपते हुए उस्ताद अपनी तमाम ताकत और दानाई भी उसे मुंतकिल कर देता है, जो उसे इस मुकद्दस स्क्रॉल की हिफाजत के दौरान मिली थी। स्क्रॉल की जवानी बख्शने वाली सलाहियत की वजह से उस्ताद अपनी ताकत चान को सौंपने के बाद तेजी से बूढ़ा हो जाता है। चंद ही अरसे बाद जब चान अपने उस्ताद से स्क्रॉल और उसकी ताकत हासिल कर चुका होता है, उसका मंदिर अचानक जर्मन सिपाहियों के एक टोल के हमले का निशाना बनता है। इन सिपाहियों की क़यादत एक आदमी जिसका नाम स्ट्रकर है कर रहा होता है, जो इस मुकद्दस स्क्रॉल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। हमले के दौरान तमाम राहिब चान के उस्ताद समेत हलाक कर दिए जाते हैं। मरने से पहले उस्ताद चान को वसीयत करता है कि जब तक उसे अगला जाननशी न मिल जाए वह इस स्क्रॉल की हिफाजत करे। चान पूरी हिम्मत के साथ पूरी जर्मन फौज का तन्हा मुकाबला करता है और एक एक करके सबको हरा देता है। जब वह स्ट्रकर के साथ आमने सामने होता है तो जंग के बावजूद चान भाग जाने का फैसला करता है ताकि स्क्रॉल की हिफाजत कर सके। 7 दस्तकों गुजरने के बाद 2003 में एक जेब कतरा जिसका नाम कार है, रेलवे स्टेशन की रश भरी भीड़ में अपने कारोबार में मसरूफ है। कताहत से वह पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, मगर किसी तरह अपनी चालाकी से बच निकलता है, इस बात से अनजान कि चान भी उसी इलाके में मौजूद है जहां वह छुपकर अपने दुश्मनों से बचा फिर रहा है जो स्क्रॉल को हासिल करना चाहते हैं। चान भीड़ का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों से बचने की कोशिश करता है, मगर इस दौरान वह गलती से कार से टकरा जाता है। जैसे ही दोनों भीड़ से निकलने वाले होते हैं, एक छोटी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो रेल की पटरी पर गिर गई होती है और उसके पांव अटक जाते हैं। बगैर किसी सोच विचार के चान और कार दोनों पटरी पर कूद जाते हैं और लड़की की जान बचा लेते हैं। चान कार की बहादुरी से मुतासिर होता है जो उसने किसी अजनबी की जान बचाने के लिए दिखाई थी। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो चान और कार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मगर चान को यह अंदाजा नहीं होता कि कार ने अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उसके बस्ते से मुकद्दस स्क्रॉल चुरा लिया है। कार चान से अलग होता है और अपने घर की तरफ निकलता है, मगर रास्ते में उस पर एक गैंग के लोगों का हमला होता है जो इस इलाके में चोरी और जेब कतरी का इंतजाम चलाते हैं। ये लोग कार से नाराज होते हैं कि वह बिना उनकी इजाजत के चोरी कर रहा था, क्योंकि चांद से टकराने के दौरान कार का बैग खो गया होता है, इसीलिए उसके पास सिर्फ वह स्क्रॉल होता है जो उसने चुराया था। मजबूरन वह स्क्रॉल गैंग के सरदार के हवाले कर देता है, लेकिन इसके बावजूद उसे मार खानी पड़ती है। गैंग का सरदार गुस्से में आकर स्क्रॉल को जमीन पर फेंक देता है और कार पर बेइज्जती का इल्जाम लगाता है। यह सब कुछ दूर खड़ा चांद देखता है, मगर चुपचाप रहता है और स्क्रॉल वापस ले लेता है। जैसे ही गैंग का सरदार कार को और नुकसान पहुंचाने का इरादा करता है, एक लड़की जो इसी गैंग का हिस्सा होती है बीच में आ जाती है और सरदार को रोकने की कोशिश करती है। बहुत लंबी और मुश्किल रात गुजारने के बाद कैर आखिरकार अपने घर यानी गोल्डन पैलेस सिनेमा पहुंचा, जो उसकी रहने और काम करने की जगह भी थी। सिनेमा का मेहरबान मालिक मिस्टर काजीमा उसे कम किराए पर रहने देता है। कैर थोड़ी देर आराम करने और एक ड्रिंक लेने का सोचता है, मगर तभी अचानक चांद सामने आ जाता है। कैर कोशिश करता है कि चांद को वहां से भगा दे, मगर चांद उसकी हर कोशिश को आराम से नाकाम बना देता है। आखिरकार तंग आकर कैर चांद से पूछता है कि सूट पहने हुए आदमी उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, मगर चांद चुप रहता है और बस आराम करने लगता है। इसी दौरान जेड, वो लड़की जिसने कैर की मदद की थी, गैंग को छोड़ने का फैसला करती है, मगर जाने से पहले उसे अपनी नेकलेस गुम होती नजर आती है।
और उसे शक होता है कि कैर ने वह चुरा ली है। अगली सुबह स्ट्रकर एक इमारत में दाखिल होता है जहां उसकी पोती नीना भी उसके साथ होती है। स्ट्रकर अब भी चान के पास मौजूद जादुई स्क्रॉल को हासिल करने के लिए पुरज़्म होता है और नीना को उसका पीछा करने का हुक्म देता है। उसी दौरान जब कैर सड़कों पर जेब कतरी कर रहा होता है, चान उसका पीछा करता है और एक चोरी किया गया वॉलेट वापस उसके असली मालिक को लौटा देता है। उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है जब जेड आती है और कैर से अपनी हार वापस मांगती है, जो उसकी माँ की तरफ से एक यादगार निशानी होती है। थोड़ी देर बाद नीना के आदमी चान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब चान भागता है तो कैर उसकी मदद करता है और नीना के आदमियों को रोकता है। यह जल्द ही एक चेज में बदल जाता है जो कैर, चान और नीना के आदमियों के बीच होती है। आखिरकार वे एक एशियन लॉन्ड्रोमेट के तहखाने वाले स्टोर रूम में पनाह लेते हैं। वहां उन्हें एहसास होता है कि यह जगह उन मॉन्क्स की टेम्पररी रहने की जगह है जो पहले भी चान की मदद कर चुके हैं। मॉन्क्स खुशी से चान और कैर का इस्तकबाल करते हैं। चान फिर मॉन्क्स के लीडर के साथ एक संजीदा गुफ्तगू करता है ताकि यह फैसला किया जा सके कि मैजिक स्क्रॉल का सही वारिस कौन होगा। लीडर कुछ नौजवान मॉन्क्स के नाम लेता है, लेकिन चान के दिल में एक और सोच होती है जो वह खुल्लम खुल्ला जाहिर नहीं करता, मगर उसके इशारे से यह मालूम होता है कि वह कैर को अपना जान नशीन बनाना चाहता है। चान ये भी तय कर लेता है कि वह कैर को कुंग फू और मार्शल आर्ट्स सिखाएगा, जैसे उसके उस्ताद ने उसको सिखाया था। एक दिन जब कैर और चान एक पुरानी छोड़ी हुई इमारत में ट्रेनिंग खत्म कर रहे होते हैं, नीना के भेजे गए मर्सिनरीज उन पर हमला करते हैं और हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चलाते हैं। चान मैजिक स्क्रॉल कैर के हवाले कर देता है और फिर हेलीकॉप्टर को गिराने में कामयाब हो जाता है। वह मर्सिनरीज को भी नुकसान पहुंचाता है, मगर इसी बीच हेलीकॉप्टर एक बड़ी सैटेलाइट डिश से टकरा जाता है। गिरने वाली डिश कैर की टांगें फंसा देती है, जिसकी वजह से वह लगभग नीचे गिरने वाला होता है। वह मुश्किल से इमारत के किनारे लटककर अपनी जान बचाता है, मगर मैजिक स्क्रॉल गिर जाता है और नीना तुरंत इसे हासिल कर लेती है। स्क्रॉल मिलने के बाद वह अपनी फौज के साथ वापस चली जाती है। कैर अपने आप को चान का वारिस बनने के लायक नहीं समझता और सिर्फ एक आम जेब कतरा ही मानता है, लेकिन चान उसे समझाता है कि स्ट्रकर बहुत अरसे से इस स्क्रॉल के पीछे पड़ा है क्योंकि इसमें अजीम ताकत मौजूद है। यह सुनकर कैर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ नीना स्ट्रकर के पास वापस जाती है और मैजिक स्क्रॉल उसको दे देती है। स्ट्रकर इसे खोलकर पढ़ता है, मगर हैरान रह जाता है जब देखता है कि इसमें सिर्फ नूडल सूप बनाने की रेसिपी लिखी होती है। पता चलता है कि चान ने पूरा इल्म और ताकत स्क्रॉल से अपने अंदर समो ली थी ताकि यह गलत हाथों में ना जा सके। नीना इस धोखे का पता लगाने के लिए कैर की जिंदगी की तहकीकात करवाती है और उसका पता चला लेती है। वह गोल्डन पैलेस सिनेमा जाती है और वहां मिस्टर काजीमा से कैर के बारे में मालूमात मांगती है, मगर जब काजीमा उसकी मदद से इनकार करता है तो नीना उसे कत्ल कर देती है। कैर और चान कुछ देर बाद सिनेमा पहुंचते हैं और वहां की बर्बादी देखकर हिल जाते हैं। जब कैर मिस्टर काजीमा की लाश देखता है तो बहुत अफसोस महसूस करता है, क्योंकि वह सिर्फ एक ही शख्स था जो उसका ख्याल रखता था। चान भी अफसोस महसूस करता है और फैसला करता है कि अब वह कैर को अपनी लड़ाई में शामिल नहीं करेगा ताकि उसकी जिंदगी और लोगों की जान खतरे में ना आए। लेकिन चान के जाने के बाद कैर महसूस करता है कि उसे यह जंग जारी रखनी है। वह मॉन्क्स के हेडक्वार्टर्स जाता है और चान से मिलकर उसे बताता है कि वह उसके साथ मिलकर मिस्टर काजीमा का बदला लेना चाहता है। चान उसकी इस अज़्म को देखकर उसे अपनी टीम में वापस ले लेता है। इसी बीच नीना और उसके आदमी चान की छुपने की जगह का पता लगा लेते हैं, एक धोखेबाज मौन की मदद से। मगर जब वे वहां पहुंचते हैं तो जगह खाली होती है, क्योंकि चान और कैर सीवर के रास्ते निकल चुके होते हैं। गुस्सा होकर नीना और उसके आदमी मॉन्क्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और स्ट्रकर के हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। स्ट्रकर जानता होता है कि चीन ने स्क्रॉल का तमाम इल्म अपने दिमाग में समो लिया है, इसीलिए वह एक ऐसा डिवाइस तैयार करता है शतसिद्ध जो लोगों के जहन को पढ़ सके। पहले वह इसे एक मॉन्क पर आजमाता है, मगर कुछ खास मालूमात हासिल नहीं होती। दूसरी तरफ कैर और चीन नीना से बचने के लिए जेड के शानदार घर में पनाह लेते हैं। पहले वह सिर्फ एक जेबख्तरी गैंग की साथी थी, मगर अब उसका घर किसी अमीर शख्स के महल की तरह लगता है।
वहां उन्हें मालूम होता है कि जेड का बाप एक रूसी माफिया बॉस है जो अब जेल में है। मगर इन सब बातों के बीच नीना और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और स्टन गन से चीन को बेहोश कर देते हैं, फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैर और जेड फिर एक साथ मिलकर स्ट्रकर के हेडक्वार्टर्स में घुसने का प्लान बनाते हैं ताकि चीन को बचा सकें। इस दौरान नीना चीन के जिस्म पर लिखे लफ्जों को स्कैन करना शुरू कर देती है, जबकि स्ट्रकर इस स्क्रॉल के इल्म से अपनी जवानी वापस पाने की कोशिश करता है। मगर स्ट्रकर को एहसास होता है कि जादुई स्क्रॉल का आखिरी हिस्सा मिसिंग है और वह चीन पर दबाव डालता है कि वह इसे बता दे। चीन खामोश रहता है, जिस वजह से स्ट्रकर एक माइंड रीडर का सहारा लेता है। जब स्ट्रकर चीन का दिमाग स्कैन करने वाला होता है, तभी कैट दखल देता है, जिससे चीन को अपने आप को आजाद करने का मौका मिलता है। चीन और कैर स्ट्रकर से लड़ने लगते हैं, जो अब स्क्रॉल की ताकत हासिल कर चुका होता है। कैर की पूरी कोशिश के बावजूद स्ट्रकर उसे आसानी से हरा देता है और आखिर में उसे गिरती हुई छत के नीचे दबा देता है। दूसरी तरफ इस अफरा तफरी के दौरान जेड और नीना के दरमियान एक शिद्दत भरी लड़ाई होती है। जेड नीना को हरा देती है और कैदियों यानी मॉन्क्स को स्ट्रकर के कब्जे से रिहा करवाती है। उसी वक्त स्ट्रकर चीन को रूफटॉप पर ले जाता है। कैर, जो अभी जिंदा होता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रकर उसे भी आसानी से मात दे देता है। वह चीन को धमकी देता है कि अगर उसने स्क्रॉल की आखिरी आयत नहीं बताई तो वह कैर को गिराने में देर नहीं करेगा। लेकिन चीन हिम्मत नहीं हारता और कैर को यकीन दिलाता है कि वह स्ट्रकर को हरा सकता है। यह सुनकर कैर नए जज्बे के साथ स्ट्रकर का सामना करता है और आखिर में उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। चीन स्ट्रकर की मदद करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे अपनी गलतियों से सबका सब देख लेने और सुधारने का मौका देता है। मगर स्ट्रकर अहंकार और घमंड से भरा होता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इमारत से कूद जाता है। जब सब वापस हेडक्वार्टर्स लौटते हैं तो चीन, कैर, जेड और मॉन्क्स एक बार फिर मिलते हैं। चीन रस्मी तौर पर कैर को अपना जानिशिन करार देता है और जादुई स्क्रॉल की हिफाजत का जिम्मेदार बना देता है। इस प्रोसेस में चीन बहुत पुराना लगने लगता है, जैसे उसका वक्त गुजर रहा हो। लेकिन स्ट्रकर अब भी जिंदा होता है। वह चीन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर जेड अपनी जान देकर चीन की हिफाजत करती है। कैर इसके जवाब में स्ट्रकर पर आखिरी वार करता है, जिससे स्ट्रकर गिरता है और एक बड़ी मूर्ति के नीचे कुचल जाता है। जब कैर जेड की चोटों पर मरहम रख रहा होता है तो उसे यह अंदाजा होता है कि जेड के बदन पर भी स्क्रॉल की लिखावट मौजूद है। चीन यह राज खोलता है कि असल में कैर और जेड दोनों उसके वारिस हैं। जेड होश में आती है और उसके जख्म जादू की तरह भर जाते हैं। कहानी का अंजाम चीन के इस फैसले पर होता है कि वह स्क्रॉल की आखिरी आयत को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, एक हिस्सा कैर को और दूसरा जेड को, ताकि दोनों एक साथ इस मिशन को पूरा कर सकें। और इस कहानी से यह सबकर मिलता है कि अगर तुम सिर्फ एक आम पिकपॉकेट भी हो तो सकता है कि तुम एक दिन जादुई नूडल सूप की रेसिपी की हिफाजत का जिम्मा उठाओ और असल में एक हीरो बन जाओ।